हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है फूड सिक्योरिटी रूल से रिलेटेड। अब ये है क्या, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। गवर्नमेंट FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फूड प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मतलब है खरीदती है। बाद में ये फूड दिया जाता है यानी फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू इस फूड ग्रेन को देती है बेनिफिशरीज को। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत जगह करप्शन है। करप्शन कैसे है, एक तो क्या होता है कि ये फेयर प्राइस शॉप पर जो सामान आता है उसको मार्केट में बेच दिया जाता है और उसके बदले में कुछ लो क्वालिटी का सामान है वो लोगों को दे दिया जाता है। एक मेजर करप्शन ये है। दूसरा कि जो भी सामान आया उसको बेच दिया और फिर लोगों को बता दिया जाता है कि इस बार सामान ही नहीं आया। तो ऐसे सब इश्यूज हैं। इन सब को टैकल करने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फूड सिक्योरिटी रूल्स हैं उनको चेंज किया है, ताकि जो लीकेज है, लीकेज का मतलब है कि करप्शन की वजह से जो राशन बेनिफिशरीज को ना देकर कहीं मार्केट में बेच दिया जाता है, इन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए ये रूल्स अमेंड किए गए हैं। अब यहाँ पर जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसके लिए जो नोडल अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री है, वो कौन सी है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इस मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स के लिए है और रिमेनिंग डिपार्टमेंट है वो फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में है। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री दो और इवेंट्स के कारण न्यूज में थी। एक था न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा था गोल्ड हॉलमार्किंग से रिलेटेड। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया है, यानी अब गोल्ड ज्वेलरी को बेचने से पहले उस पर हॉलमार्क होना जरूरी है। इसी के कंटेक्स्ट में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के हेड हैं BIS के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी। तो ये BIS है, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है UNHRC से रिलेटेड। सो UNHRC ने जिनजियांग में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उन पर कंसर्न्स जताई है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जिनजियांग कहाँ है और ये उइगर क्या है। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है चाइना, ये है अपना देश और ये है अपना जम्मू एंड कश्मीर वाला राज्य, जिसको अब बाइफर्केट करके दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और ये है चाइना का जिनजियांग प्रोविंस। सो एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि जिनजियांग प्रोविंस किस देश से रिलेटेड है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये कासगर रीजन है, ये किस देश में है। ये भी चाइना में है और ये जिनजियांग का एक पार्ट है। और इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उससे ये बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है। और इस प्रोविंस में एक कम्युनिटी है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसका बार बार नाम आता है, ये है उइगर्स। इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, बट आपसे एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन तो पूछेंगे नहीं। सो ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है और चाइना पर आरोप है कि चाइना यहाँ पर इनके ह्यूमन राइट के वायलेशंस में इन्वॉल्व है, यानी कि इन लोगों पर अत्याचार हो, इनको डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया जाता है वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और इश्यू भी है कि चाइना जबरदस्ती यानी जानबूझकर एक पॉलिसी के तहत हान चाइनीज लोग हैं, हान चाइनीज, इनको इस एरिया में शिफ्ट करवा रहा है ताकि जो एरिया की डेमोग्राफी मतलब किस किस कम्युनिटी के लोग वहां रहते हैं वो चेंज हो जाए, ताकि ये जो एरिया है इसमें मुस्लिम मेजोरिटी ना रहे। तो इन सब के चलते रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स बॉडी ने कंसर्न्स जताई हैं और इसी के कारण ये न्यूज में था। नेक्स्ट है G20 मिनिस्टर्स मीटिंग। सो रिसेंटली G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और ये इटली में हुई थी। और इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर संतोष गंगवार, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन मिस्टर संजय धोत्रे ने पार्टिसिपेट किया था। G20 की बात करें तो ये है ग्रुप ऑफ 20। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि G20 का सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। G20 के कंटेक्स्ट में एक और टर्म यूज में आती है, यह है ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब है तीन कंट्रीज। सो एक कंट्री वो जो इस साल समिट होस्ट करवाएगी, से 2021, एक वो जिसने पिछले साल समिट होस्ट करवाया था यानी 2020, और एक वो जो नेक्स्ट साल समिट होस्ट करवाएगी। सो इन तीनों के ग्रुप को ट्रोइका बोलते हैं। सो लास्ट ईयर यानी कि 2020 में समिट होस्ट करवाया था सऊदी अरबिया ने, इस बार इटली होस्ट है और नेक्स्ट ईयर के लिए
इंडोनेशिया होस्ट है। सो अभी अगर ट्रोइका के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि G20 ट्रोइका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं प्रेजेंटली, तो ये होंगी सऊदी अरबिया, इटली और इंडोनेशिया। नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में इंडिया इसका होस्ट होगा। G20 मेंबर्स की बात करें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये मेंबर है या नहीं, तो इसके लिए एक सिंपलेस्ट तरीका करते हैं। आज आपको सब मेंबर्स याद करवा देते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये याद रखना है आपको कि ब्रिक्स के जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी G20 के मेंबर हैं। ब्रिक्स की 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी 3 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। साउथ अमेरिका से एक और कंट्री यानी ब्राजील के अलावा एक और कंट्री इसके मेंबर है जो है अर्जेंटीना। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के अलावा कोई और मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर है और यूरोप में 4 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 4 में से 3 कंट्रीज जो कि यूरोप की सुपर पावर्स बोली जाती हैं, यूके, जर्मनी और फ्रांस, और इटली क्योंकि इस बार का होस्ट है तो बाय डिफॉल्ट इटली भी है। तो 4 यहां से हो गए। अब बचे एशिया के मेंबर्स। सो एशिया में 2 प्रोमिनेंट इकोनॉमीज हैं, जापान और साउथ कोरिया, और एक मेंबर है इंडोनेशिया। सो 5 ब्रिक्स नेशंस, 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, 4 यूरोपीय कंट्रीज, 1 अर्जेंटीना, 1 ऑस्ट्रेलिया और 3 एशियन कंट्रीज ब्रिक्स के अलावा। सो सब रीजन से हो गए एक्सेप्ट जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो यहां से 2 मेजर इकोनॉमीज हैं, एक है सऊदी अरबिया और एक है टर्की। सो ये हैं टोटल इसके मेंबर्स, और एक जो ग्रुपिंग है वो इसके मेंबर है वो है EU यानी यूरोपियन यूनियन। सो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यूरोपियन यूनियन अलग से रिप्रेजेंटेड है और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। सो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन ना रखें। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड को CWC के साथ मर्ज करने का यानी सिंगल एंटिटी बनाने का डिसीजन लिया है। CWC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि किस किस एंटिटी को मर्ज किया जाएगा। तो एक है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और इसकी होल्डिंग एंटरप्राइज है CWC। नेक्स्ट है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो ये एक इनिशिएटिव है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो इस इनिशिएटिव के तहत ये ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं ताकि वो अपना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर बना सकें। तो इस इनिशिएटिव के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को बेहतर बनाने के लिए। रिसेंटली भूटान इस इनिशिएटिव के कारण न्यूज में था और भूटान ने इंडिया को अपना पार्टनर सेलेक्ट किया है इसके लिए। यानी अब इंडिया भूटान की सपोर्ट करेगा इस मैटर में ताकि भूटान के अंदर टैक्सेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके और जो लूप होल्स हैं उनको खत्म किया जा सके। OECD की बात करें तो यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। इनफैक्ट जो IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसकी स्थापना भी OECD के फ्रेमवर्क में ही हुई है। और जो FATF है यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका सेक्रेटरिएट भी OECD में ही है। FATF G7 का एक इनिशिएटिव है और इसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। एक है टेरर फाइनेंसिंग को रोकना और दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जो इलीगल तरीके से पैसा कमाया है उसको लीगल दिखाना। नेक्स्ट है फेज 4 ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सो रिसेंटली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की 4th फेज को अप्रूव किया है और इसके तहत जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो अभी 4th फेज अप्रूव की गई है ये की गई है जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक। सो इसके तहत फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो GST काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। यानी जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो GST काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और GST से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एंटिटी है GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर FSDC के भी चेयरपर्सन होते हैं। FSDC क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है UN बॉडी ने एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें इसरो और NOAA मेजर प्लेयर हैं
उसको एंडोर्स किया है, यानी उसको अप्रूव किया है। सो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो ये है CEOS COAST। CEOS का फुल फॉर्म क्या है? कमिटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। COAST का फुल फॉर्म क्या है? कोस्टल ऑब्जर्वेशंस एप्लीकेशंस सर्विसेज एंड टूल्स। सो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये प्रोग्राम है सैटेलाइट और लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस की मदद से कोस्टल डेटा को बेहतर बनाना, यानी कि कोस्टल डेटा की एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। और इसके लिए 2 मेजर पार्टनर हैं, वो है इसरो जो कि अपनी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है, इसका हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में है। और सेकंड एजेंसी है NOAA। ये NOAA क्या है? ये है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये USA की एजेंसी है। अब कोस्टल एरियाज की बात करें तो कोस्टल एरियाज से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन गाइडलाइंस, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की जाती हैं। और ये जारी की जाती हैं EPA एक्ट के तहत। ये एक्ट 1986 का है। EPA का फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो एक्ट है ये इनेक्ट किया गया था 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस एक्ट का मेन पर्पस था UNCHE के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना, तो ये भी सही स्टेटमेंट होगा। UNCHE क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो ये 1972 की कॉन्फ्रेंस थी। इनफैक्ट एनवायरनमेंट मामलों में ये फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस थी। ये 1972 में हुई थी और इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टॉकहोम में हुई थी। और इसी कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के तौर पर UNEP का गठन किया गया था। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और रिसेंटली ये EPA इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी अप्रूव की है केंद्र सरकार ने इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट है CII IGBC लॉन्च ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग स्पीड हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम। और ये दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम है। सो इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है IGBC। IGBC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। सो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके साथ कोलैबोरेट किया है NHSRCL ने। अब ये NHSRCL क्या है? ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन। सो ये इंडिया में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई अथॉरिटी है। जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो कहां से कहां तक है? जिसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं, ये वही प्रोजेक्ट है। सो ये मुंबई को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। अहमदाबाद गुजरात में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। सो इस NHSRCL के लिए एक मेजर एंटिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और 2 स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें पार्टनर है। कौन कौन सी? ऑब्वियसली वन इज गुजरात और सेकंड इज महाराष्ट्र। नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट। सो ये जो ट्रेन्स हैं जिनको बुलेट ट्रेन बोलते हैं, ये जापानीज मॉडल पर बेस्ड हैं और जापान इसमें की पार्टनर है इंडिया का इस प्रोजेक्ट के लिए। और जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसका नाम है शिनकानसेन। सो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये टर्म न्यूज में थी, ये किससे रिलेटेड है? सो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड या सुपर कंप्यूटर या फिर कोई मिसाइल। और फोर्थ ऑप्शन दे सकते हैं नन ऑफ द अबव या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन्स। नेक्स्ट है रामगढ़ सेंचुरी। सो रिसेंटली NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनाया गया है और इस अथॉरिटी ने रिसेंटली रामगढ़ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के तौर पर अप्रूव कर दिया है। तो अब अपने देश में 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये राजस्थान में है। सो विद दिस राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व्स। ये फोर्थ है। इससे पहले है रणथंभौर, सिरस्का और मुकुंदरा। NTCA की बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए शुरू किया गया था ताकि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर पाएं और इसका फॉर्मल नाम है टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था। सो ईयर इंपॉर्टेंट है। टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक और इनिशिएटिव है TX2, यानी टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करना। रिसेंटली इसी के कंटेक्स्ट में पीलभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला था। ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक और
टर्म न्यूज में रहती है बार बार, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। सो ये भी टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो एनटीसीए है उसके चेयरपर्सन की बात करें तो हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि कौन इसके चेयरपर्सन है। सो इसको आज परमानेंटली रिजोल्व कर देते हैं। ये एनटीसीए की मीटिंग की एक फोटो है और इस पिक्चर में सेंट्रल टेबल पर बैठे हैं प्रेजेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। सो वो इस मीटिंग के हेड हैं, यानी कि एनटीसीए के चेयरपर्सन है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनटीसीए के चेयरपर्सन कौन है, आपको ये पिक्चर याद रखनी है। पिक्चर में सेंट्रल में कौन बैठे हैं, मिस्टर जावड़ेकर जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। तो एनटीसीए के चेयरपर्सन होंगे एनवायरमेंट मिनिस्टर। एक और एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। कमेंट बॉक्स में बताइए इसके चेयरपर्सन कौन होते। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सो ये फर्स्ट सच टेस्ट चैंपियनशिप थी जो रिसेंटली कंप्लीट हुई है और इसमें जो कॉन्टेस्ट था वो था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच और न्यूजीलैंड ने ये जीत लिया है। नेक्स्ट है EPGS। सो ये LIC ने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव लॉन्च किया है। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। सो ये गुजरात की एक स्कीम है ताकि ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जा सके। ट्राइबल्स की बात करें तो अपने देश में 75 PVTZ है। PVTZ का मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे ज्यादा PVTZ किस स्टेट में है। और आपके लिए एक हिंट है कि ये स्टेट रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल की 3 वेराइटीज पाई जाती हैं और इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जहां पर ये तीनों वेराइटी पाई जाती है। नेक्स्ट है OnePlus। सो रिसेंटली क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को OnePlus ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो SSC जैसे एग्जाम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जाम्स यूजुअली साल 1.5 साल में एक बार होते हैं। तो तब तक तो आपके पास 2,500 लोगों की लिस्ट बन जाएगी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। सो ऑब्वियसली ऐसे एग्जाम्स के लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन जो एग्जाम्स हर 2-3 महीने बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर आपसे माइनर फैक्ट्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है इट्स ए वंडरफुल लाइफ। सो ये एक बुक है और इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। सो ये पब्लिश की है रॉयटर्स ने। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 31st। नेक्स्ट है CREST यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। सो ये IIT मद्रास का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो रिसेंटली इस एयरपोर्ट को इसकी सर्विस क्वालिटी के लिए अवार्ड मिला है और ये अवार्ड दिया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वॉलेट विद ऑटो टॉपअप। सो ये लॉन्च किया है फोन पे ने। लास्ट है जमशेदजी टाटा। सो मिस्टर टाटा जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं वो सेंचुरी के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और रिसेंटली हुरून ने इसके कंटेक्स्ट में रैंकिंग जारी की थी और इस रैंकिंग के हिसाब से सेंचुरी के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जमशेदजी टाटा। टाटा पावर की बात करें तो रिसेंटली टाटा पावर न्यूज में था क्योंकि इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट शुरू किया है पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज इवेंट्स। थैंक यू।